आई कम इन? बैठी ज्योति। ज्योति जी। कंफर्टेबल है? जी आप फतेहपुर से हैं। जी सर। फतेहपुर के बारे में हम लोगों को परिचय दीजिए। सर फतेहपुर अभी सॉरी सर, उत्तर तो प्रदेश का घबराई हो क्या? ये थोड़ा सा सर, क्यों? तो पहला इंटरव्यू। तो घबराना है? नॉर्मल नहीं, जी सर। एकदम रिलैक्स हो जाओ। हाँ बोलो। सर फतेहपुर उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिला है। यहाँ पे अभी अच्छा, आकांक्षी क्यों बोला आपने? सर फतेहपुर अभी भी थोड़ा सा अविकसित है, इतनी भी बुनियादी सुविधाएं अभी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है जितना कि एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी सिटी को अनिवार्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो वहाँ पे अभी सर इसका विकास संबंधी कार्यक्रम अभी भी वहाँ पे चल रहे हैं, इस वजह से आकांक्षी जिले में उसको शामिल अच्छा किया गया है। ठीक है, हमको परिचय बताइए। मेरा परिचय नहीं, अपना फतेहपुर के बारे में जो थोड़ा सा और जानकारी दीजिए हम लोगों को। सर सॉरी सर, कहीं मतलब फतेहपुर का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अगर मान लीजिए हम लोग फतेहपुर जाना चाहें, हम लोग तीनों मित्र, तो फतेहपुर में हम लोग को कहाँ बताएंगे, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए? सर फतेहपुर में 52 इमली है। यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सर जोधा सिंह अटैया जी हैं। उनको स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो 51 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में उनको 52 इमली है, खजुआ के पास एक जगह, वहाँ पे उनको इमली के पेड़ पे जिंदा सबको फांसी दे दी गई थी। और उनकी लाशों को सर 10-15 दिन तक अंग्रेजी हुकूमत ने टांग के रखा हुआ था कि इनको और कोई दुस्साहस ना कर पाए। तो इस वजह से वो वहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। दूसरा ये है कि सर भृगु ऋषि का बिठौरा वहाँ पे एक तट है, वहाँ पे काफ़ी प्राचीन है, पौराणिक मान्यताएं हैं वहाँ पे। तो कहते हैं वहाँ जाने से, वहाँ पे जो आश्रम है उसकी परिक्रमा करने से जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्लस सर वहाँ पे काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर भी हैं। चलो बढ़िया। ज्योति, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। जी सर। पढ़ा है सोशियोलॉजी? सर अभी रिवीजन तो नहीं हो पाया है, मगर पढ़ा हुआ है सर। समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? सर अगस्त काम्टे को बोला जाता क्यों? है सर। सबसे पहले समाजशास्त्र में उन्होंने ये अध्ययन किया था और उन्होंने इसे एक विषय के रूप में व्यवस्थित करने हेतु कदम बढ़ाए थे अपने। समाजशास्त्र विषय का उद्भव कब माना जाता है? सर समाजशास्त्र विषय का उद्भव औद्योगिकरण के उपरांत हुआ था। सर जब पूंजीपतियों ने अपने विशेष लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का शोषण करना प्रारंभ किया, तो सर समाज में एक अनियमितता सी विकसित होने लगी थी। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ने लगी, जिससे समस्याएं पैदा होने लगी। नए नए मतलब आपराधिक प्रवृत्तियों को अभी जन्म हुआ। तो इससे एक समाज में क्यों ऐसी अस्थिरता आ रही है, इसको संज्ञान में रखते हुए समाज का अध्ययन किया गया और एक समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ। कब हुआ? सर सॉरी सर, चल याद कोई नहीं आ बात पा नहीं। रहा। ज्योति ये बताइए कि समाजशास्त्र के बारे में कहा जाता है ना कि समाजशास्त्र जो है दो भाषाओं की अवैध संतान है, ये किसने कहा था? सॉरी सर, याद नहीं आ पा रहा। याद नहीं आ पा रहा। समाजशास्त्र में आपने पढ़ा वो संप्रदाय के बारे में? समाजशास्त्र के दो संप्रदाय हैं, यानी समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, इस विषय पर विद्वान दो भागों में या दो विचारधाराओं में बटे हुए हैं। तो दोनों विचारधारा जो है अलग अलग है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर हमसे सिंपली पूछा जाए कि समाजशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के बारे में चर्चा कीजिए, क्या बताइएगा? सर समझ नहीं पा रहे, संप्रदाय है। चलो मैं बता दूँ थोड़ा विस्तार से। समाजशास्त्र पढ़िए ना। जी समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है जी उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए जी। या अन्य दूसरे विषयों की तरह, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह उसके विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए? सर इसे स्वतंत्र ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाज, ठीक है वो तो अलग है, जी। क्या कहना चाहिए। उसी विषय पर कुछ ऐसे समाजशास्त्री थे जो चाहते थे कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए, और कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए जिनको कहना था कि नहीं, समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो इस दोनों विचार को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र में दो अलग अलग संप्रदायों यानी विचारधाराओं का जन्म हुआ है, जिसको एक को हम कहते हैं क्या, एक समन्वयवादी संप्रदाय, जी। और दूसरा
सर मुझे याद नहीं आ पा रहा सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि समाजशास्त्र में जी क्षेत्र कार्य प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं ना फील्ड वर्क ट्रेडिशन, जी सर। किसने शुरू किया था? समझती हो फील्ड वर्क ट्रेडिशन क्या होता है? कि समाजशास्त्र का जब अध्ययन किया जाए तो जिस समाज का, जिस समूह का अध्ययन करना हो, उनके बीच प्रत्यक्ष रूप से जा करके, उनके बीच रह करके, उनकी भाषा संस्कृति को सीख करके उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं क्या? फील्ड वर्क ट्रेडिशन या क्षेत्र कार्य प्रविधि। सर ये संभवतः श्रीनिवास जी का तथ्य था। कंफर्म हो? नहीं सर संभव था शायद था। अच्छा। सर एक्चुअली अभी इसका बिल्कुल रिवीजन नहीं कर पाए हैं, इस वजह से बिल्कुल रिकॉल नहीं हो पा रहा है। चलो एक सरल सा प्रश्न का उत्तर दे दो जी। कि परिवार किसको कहते हैं? परिवार सर रक्त संबंध पर आधारित सदस्यों के समूह है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। तो जो संयुक्त परिवार है और विस्तृत परिवार में मुख्य अंतर क्या है? सर संयुक्त परिवार में एक ही पीढ़ी के मतलब एक से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ में रहते हैं, और विस्तृत परिवार, सॉरी सर चलो कोई बात नहीं, सरल। ये बताइए, आप पोस्टल असिस्टेंट पर जी सर। क्या काम है इसका? सर पोस्टल असिस्टेंट में आपको डाक सेवा से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराना होता है। ये जो जैसे डाकिया जिसको कहते हैं वही है कि नहीं कुछ सर, पोस्ट ऑफिस में बाबू स्तर के अलग होते हैं, हाँ। और पोस्टमैन ये घर घर जाके डाक बांटने का कार्य करते हैं। अभी सब भारत सरकार ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जी सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मेन जो उद्देश्य है वो वित्तीय समावेशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए है, और इसमें डाक विभाग की जो पहुंच है वो सुदूर क्षेत्रों तक है और ग्राम स्तर में भी सभी व्यक्तियों तक है। इस वजह से घर घर जैसे किसी को बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पा रही है किसी भी रीजन से, तो पोस्टमैन जाके प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय सेवाएं पहुंचा सकें। इस वजह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पे इसके साथ अटैच किया गया है, डाक विभाग के साथ। अच्छा, जी तो इसमें FD RD सब हो जाता है? जी सर। इसमें एक चीज़ है जिससे मना किया गया ना, जैसे PPF भी हो जाता है, कोई एक है सर लोन नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं दे लोन नहीं सकते दे हैं, सकते। और सब चीज़ें वही जी। बैंकों वाला ही है। जमा संबंधी आप सारी 2 लाख तक का आप इसमें जमा योजना है। अच्छा, आप प्राइवेट MA की हैं, किस जी सब्जेक्ट में की हैं? सर हिस्ट्री सब्जेक्ट से किए हैं। अच्छा, हिस्ट्री से आप MA की हैं, सोशलॉजी फिर ले ली कंपटीशन सर में? एक्चुअली 2013 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो सर सर्विस के साथ में इतना समय नहीं मिल पा रहा था हमको। हिस्ट्री का सब्जेक्ट थोड़ा सा वाइड है, इस वजह से हमने सोशियोलॉजी लिया था कि कम समय में थोड़ा सा रिकवर हो जाए। तो आपको ये आसान लगता है, जैसे अपना जो सब्जेक्ट पढ़ रही हैं जी सर। उसको छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट को तैयार कर रहे सर हैं? एक्चुअली गैप बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा, लगभग 9 साल का हो गया था। इस वजह से हमें सजेस्ट किया गया कि सोशियोलॉजी जल्दी से कम समय में हो जाएगा। अच्छा, अब आप अपने अंदर 3 गुण बताइए जिसके कारण आपका इस सर्विस में चयन कर लिया जाए। सर 3 गुण ये है कि सबसे दूसरों की जो भावनाएं हैं उसे समझ लेते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे समझ के उसके निवारण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा ये है कि सर कार्यालय स्तर पर जो भी काम होता है उसे पूरे लगन से निर्धारित समय में समाप्त करना होता है, उसमें लेट लतीफ़ी नहीं करते हैं। तीसरा ये है कि सर ईमानदार हैं अपने कार्य के लिए। अच्छा, और 2 अवगुण कौन से हैं? सर 2 गुण यह है कि सर खाने पीने का कम ध्यान रखते हैं अपना, और दूसरा ये है कि थोड़ा सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको नहीं लगता है ये महिलाओं की कॉमन समस्या है कि खाने पीने का ध्यान कम रखती हैं? हाँ सर, क्योंकि उनके साथ काम का ज़्यादा प्रभाव होता है। घर में अगर हाउस वाइफ हैं तो वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा संलग्न हो जाती हैं कि खुद का ख्याल नहीं रखती हैं। तो आप महिलाओं की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा 2 उपाय करना चाहेंगे? सर सबसे ज़्यादा तो हम शिक्षा पे ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा गुण है कि उसके तहत वो अपना आत्मविकास कर सकती हैं। दूसरा ये है कि सर शिक्षा के साथ साथ उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल स्वास्थ्य का हो गया। अच्छा, शिक्षा से आपका क्या आशा है?
शिक्षा सर अपने आप को पहचानना है। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, समस्त मूलभूत जो भी आपकी जो अधिकार है उनके आपको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा सिर्फ जानकारी तक सीमित है। सर आप जितना ही ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर लें शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा ही आपको सशक्त समाज में हर तरीके से नॉलेज और बनाएगा। इन्फॉर्मेशन में कोई अंतर है? नॉलेज नॉलेज सॉरी सर नहीं, क्या मतलब शिक्षा अगर अवेयरनेस, आपका आशय यही है ना शिक्षा का? जी अवेयरनेस होना, जी जानकारी होना, इन्फॉर्मेशन ही रहे। जी ठीक है सर। जी ज्योति, कैसी हैं आप? सर ठीक है। ज्योति, ये बताएं कि अभी हाल ही में इंडियन पोस्टल सर्विस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। क्या है एप्लीकेशन और नाम क्या है उस एप्लीकेशन का? सर अभी तो ये IPPB का ही एक लॉन्च किया गया, उसके बाद का सर अभी याद नहीं है। डार्क पे के बारे में सुना है आपने? अभी हाल ही में रिसेंट में न्यूज़ है डार्क पे। नहीं सर हम डार्क पे आपको नहीं अभी पता? सुना नहीं है। डार्क पे एक एप्लीकेशन है जी जो इंडियन पोस्टल सर्विस ने लॉन्च किया है वो जी एप्लीकेशन। खैर, मुझे ये बताएं कि यूपी में भी वैक्सीनेशन हुई है कोरोना की, जी क्या ये सक्सेस है या नहीं है? सर जी सक्सेस ही कहा जाएगा सर, क्योंकि ग्रामीण स्तर तक भी इसकी पहुंच सरकार ने सुनिश्चित करवाई है। इसमें तो सर इंडिया पोस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि घर घर जाके जितने भी हमारे डाक कर्मचारी हैं उन्होंने सबको ये अवेयरनेस फैलाई है कि आप जाइए इसके लिए, और वैक्सीन का भी आदान प्रदान इसमें डाक विभाग के थ्रू करवाया गया है। तो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों तक इसका वैक्सीनेशन भी कार्यक्रम चलवाया गया इसी तरीके से सर। ठीक है। हालांकि जो है मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के बारे में कुछ ना कुछ पता है, बट ये वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन सर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ही उसको प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु वैक्सीन दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगाते हैं? DPT का सर शायद। डीपीटी का सबसे पहले लगा जाता है। शायद सर, सॉरी सर याद नहीं। डीपीटी का वैक्सीन कितने महीने में लगता है? सर 6 महीने के अंदर लगता है। 6 महीने ना, जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसा थोड़ी कि उसको हम 6 महीने तक वेट करते हैं। नहीं सर शायद ये कई चरणों में होता है। पहला वैक्सीन कौन सा लगता है बच्चे को? सर सॉरी सर नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको अपने जीवन में वापस पीछे मुड़ने का मौका मिले तो आप ऐसे कौन से काम को करना चाहेंगी जो अभी तक आपने नहीं किए? सर जैसे सर घर में थोड़ा सा परेशानी थी, तो मेरे पापा बीमार थे, तो उस समय पैसे का अभाव था, तो उनका इलाज टाइमली नहीं हो पाया। तो अगर पीछे मुड़ने का मौका मिले तो सबसे पहले उनका इलाज करवाना मेरी प्राथमिकता थी, क्योंकि उस समय अभाव था तो इलाज नहीं कर पाए तो वो समस्या बढ़ गई उनकी। ये चीज़ें। जी, आप एक महिला हैं, जी आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कौन से गुण हैं जो एक पुरुष साथी को आप में अट्रैक्शन दिखाई देता है? सर मेरे समझ से तो मेरी समझदारी उसे दिखाई देना चाहिए। क्योंकि आपकी समझदारी दिखाई देनी जी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी शादी हो जाती है जी और एक धनी परिवार में हो जाती है, जी आपका जो जीवन साथी है जी वो आपकी आवश्यकताओं को समझता है, जी आपकी ज़रूरतों को समझता है, और वो भी चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, जी आप अच्छे पोस्ट पे हों ताकि उसका भी नाम आगे बढ़े। जी लेकिन ठीक इसके विपरीत जी जो आपकी सासू माँ है वो चाहती है कि आप घर के कार्यों में हाथ बटाएं। जी तो ऐसी कंडीशन में आप किन की बात मानेंगे? अपने सासू माँ की बात मानेंगी या फिर अपने पति की बात मानेंगी? सर अगर आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, और ये आगे बढ़ने का यही मतलब नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही की जाए। सर पढ़ाई में भी कुछ ब्रेक चाहिए होते हैं, तो उसमें सासू माँ के कहे अनुसार उनका हाथ भी बटाया जा सकता है। मतलब वो सेकेंडरी है आपके लिए? जी सर, क्योंकि व्यक्तिगत जो पहचान है अगर आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ साथ कई लोगों का विकास उसमें संभव है।
जी। तो आप आगे बढ़ के अपने जैसे कई लोगों का जीवन आगे बढ़ा सकते आप हैं। अपने संयुक्त परिवार को आप मतलब प्राथमिकता देंगी या फिर एकल परिवार को? सर संयुक्त परिवार को प्राथमिकता देंगे। लेकिन अगर आपने सासू माँ से अगर आपने ये कहा कि नहीं मैं आपके काम को नहीं करूँगी या उनकी बातों को प्राथमिकता नहीं दोगे क्योंकि आपको आगे पढ़ाई भी करनी है, तो आपको नहीं लगता कि आप फिर उनसे कट जाएंगे? सर सासू माँ को कन्विंस करेंगे कि आप पढ़ाई में भी मदद कर दें, और ऐसा नहीं है कि सर हम पूरी तरह काम नहीं करेंगे, हम उनका हाथ बटाएंगे। जी, बहुत थैंक यू। थैंक यू ज्योति।